डॉक्टर शैली ओबेरॉय को आपने सुना, साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी आपने सुना। दोनों ही एलजी-वीके सक्सेना पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय का वैसे तो कार्यकाल पूरा हो चुका है बतौर मेयर एमसीडी में, लेकिन जब तक नए मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक बतौर कार्यकारी मेयर वो अपने पद पर बनी हुई हैं। साथ ही आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर हैं और अब अगला मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा वो जानने के लिए चुनावी तारीख का इंतजार करना होगा। और क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने और डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने, आपको सुनाते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन एलजी साहब के ऊपर बाइंडिंग है। एलजी साहब के पास दो ही विकल्प हैं, एक कि वो सरकार की जो सिफारिश है उसको मान लें, दूसरी वो कहें मैं नहीं मानता और उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाए। खुद से नाम बदलकर उसको भेज देना एलजी साहब की पावर में नहीं है, मगर एलजी साहब लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया। कल एक डीआरसी के मामले में उनको नोटिस मिला। 3 हफ्ते पहले एल्डरमैन गलत तरीके से उन्होंने नियुक्त किए, उनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट से मिला। एल्डरमैन को कोशिश की गई कि वोटिंग राइट दे दें, उसकी वजह से नोटिस मिला और वो राइट हटाई गई। और मेरे सहयोगी तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अगर हम लीगल पक्ष देखें तो वो क्या कहता है? कानूनी तौर पर कह रही है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का कानून ही कहता है कि ये तो प्रशासक का अपना फैसला है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी कौन होगा उसके कोई मापदंड तो तय होंगे, कोई स्केल तो होगा, उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा। किस क्राइटेरिया के आधार पर सत्या शर्मा को बनाया गया था और किस क्राइटेरिया के आधार पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मुकेश गोयल को बनाया जाना चाहिए पीठासीन अधिकारी? देखिए, पिछली बार भी मुकेश गोयल का नाम ही सुझाव के तौर पर प्रस्तावित किया था सरकार ने, लेकिन ये जस्टिफिकेशन दिया गया उपराज्यपाल की तरफ से कि मुकेश गोयल के ऊपर कुछ संगीन मामले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक केस उनके ऊपर चल रहा है। ठीक इलेक्शन से पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि एक प्रशासनिक अधिकारी से ये कथित तौर पर उस वीडियो के अंदर दर्शाया गया था कि मुकेश गोयल कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार के संदेह में आ रही है। लिहाजा इस आरोप को लगाते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रामक हो गई थी बीजेपी और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मुकेश गोयल बहुत नैरो मार्जिन से अपनी सीट निकाल पाए थे और इस समय सदन के अंदर जो सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं उनमें अगर बात करें तो मुकेश गोयल सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। उसी आधार के ऊपर चूंकि उनको प्रशासनिक कामकाज की भी जानकारी है, उनको सियासी दांवपेच भी अच्छे से आते हैं और वो आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा भी हैं, इसीलिए उनको लीडर ऑफ हाउस भी बनाया गया था। अब जब दूसरी बार उनका नाम प्रस्तावित किया गया है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ये ट्वीट किया है कि अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं कि उपराज्यपाल या तो सरकार के सुझाव को माने या फिर मामला राष्ट्रपति के पास भेजें, अपने विवेक से वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। देखिए, ये रस्साकशी का मामला जब एक तरह से आर पार की लड़ाई के अंदर तब्दील हो जाता है तभी कोर्ट की तरफ रुख किया जाता है। इससे पहले भी एमसीडी के इलेक्शंस होते आए हैं, मेयर्स के इलेक्शन होते आए हैं, एल्डरमैन की नियुक्तियां होती आई हैं। उन मानकों को ही चैलेंज किया जाता है और उनकी स्पष्टता के लिए ही अब अदालतों का रुख किया जाता है। उपराज्यपाल क्या फैसला लेते हैं उसके ऊपर निर्धारित होगा कि 26 अप्रैल का जो चुनाव है वो विवादों के अंदर घिरता है या उपराज्यपाल मान लेते हैं मुकेश गोयल के नाम को। लिहाजा अब उपराज्यपाल के फैसले का इंतजार करना होगा, जिससे कि आगे का घटनाक्रम साफ हो पाएगा कि मामला किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण, उपराज्यपाल अपने विवेक से फैसला नहीं ले सकते, इस बात का आधार क्या है? देखिए, सौरभ भारद्वाज ने ये कमेंट किया है और कल बीते रोज सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस के ऊपर ही एलजी को आदेश लेना होता है।
अपना फैसला लेना होता है। लिहाजा उसका हवाला देते हुए कि अपनी मर्जी से अपने विवेक का इस्तेमाल उपराज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ये तर्क ज़रूर दिया गया है। लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से फैसला लेने से पहले तमाम उनकी जो शक्तियां हैं उनका इवैल्यूएशन उनके अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, उनके दफ्तर की तरफ से किया जाता है। और बेशक कई मामलों के अंदर ये चीज़ें चैलेंज होती आई हैं, जैसे एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है। डीआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। लिहाजा कई ऐसे ग्रे एरियाज़ के मामले हैं जहां पर उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनी हुई सरकार ने चुनौतियां दी हैं। अब उपराज्यपाल क्या फैसला लेते हैं उसके ऊपर निर्धारित करेगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। क्या उपराज्यपाल के फैसले को मान लिया जाएगा? अगर ये हाइपोथेटिकली मान ही लिया जाए कि मुकेश गोयल के नाम पर वो रजामंद नहीं होते हैं, और अगर मुकेश गोयल के नाम पर रजामंद हो जाते हैं, तब तो कोई विवाद का कारण ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली तरुण ये मान लिया जाए कि वो मुकेश गोयल के नाम पर सहमत नहीं होते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करेगी क्या फिर से? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस मामले को कितना अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाती है, या फिर क्या परिपक्वता के साथ अदालत के अंदर दलीलें दी जाती हैं। अगर आम आदमी पार्टी कच्चे तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत अपना पक्ष ना रख पाई और उपराज्यपाल की उस फैसले की जीत हो गई अदालत के अंदर, तो ये आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ढकेल सकता है। लिहाजा आम आदमी पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। इसी के मद्देनज़र एक दबाव बनाने की मंशा के तहत आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है, और ये तर्क देने की कोशिश की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य हैं। ठीक है तरुण।